नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती परीक्षा एक बार पुनः स्थगित हुई है, लेकिन इस बार ये जो परीक्षा है मात्र एक सप्ताह के लिए ही स्थगित हुई है। तो 31 जुलाई को अगली डेट आ गई है। तो यहाँ पर देखिए, आपको या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गंभीर है इस परीक्षा को लेकर, उसके लिए तो यह एक अवसर ही है, क्योंकि उनको रिवीजन का एक और अच्छा सा टाइम पीरियड मिल रहा है और वो चाहें तो एक दो प्रैक्टिस सेट और भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा के बाद ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आपको नियुक्ति मिल जाएगी किसी ज़िले में। आपको जो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के बाद फिर आपको किसी वरिष्ठ लेखपाल के साथ लगभग 2-3 महीने 4 महीने तक काम करना पड़ेगा। जब आप अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे, उसके बाद किसी भी ज़िले में किसी भी तहसील पर आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ये प्रक्रिया होती है। वैसे भी लगभग 8,000 से अधिक पद हैं इस बार लेखपाल भर्ती परीक्षा में, जिसमें लगभग 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो हैं प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होने वाली है और यहाँ पर देखिए, जो सीटें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल के लिए कुछ सीटें हैं 3,271, जबकि ओबीसी को सीटें मिली हैं 2,174। एससी के लिए 1,690, एसटी के लिए 152 और ईडब्ल्यूएस के लिए 798 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कोई ओबीसी स्टूडेंट है तो उसको कितनी सीटें मिलेंगी। अगर ओबीसी स्टूडेंट हैं और ओबीसी की जो एज है वो 40 वर्ष तक है, तब वो जनरल की सीट और ओबीसी की सीट जोड़कर से ये सीटें उसको मिलेंगी। यही क्राइटेरिया अन्य रिजर्वेशन जो हैं उसमें भी लागू होता है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिनको जो है ओबीसी के आधार पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, उनकी उम्र 41 साल प्लस है, तब उनको सिर्फ ओबीसी की सीटों पर ही फाइट करना होगा। तो ये नियम है, यानी कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं और रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनके लिए जो प्रतियोगिता है वो सिर्फ उन्हीं वर्ग के यानी कि उन्हीं रिजर्व सीटों पर उनकी प्रतियोगिता होगी। और अगर आपकी उम्र सामान्य की उम्र के बराबर है, तब आपको जो है सामान्य की सीटें भी मिलेंगी। तो ये मेथड जो है अपनाया जाता है मेरिट बनाते समय। और देखिए, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जब आपकी ट्रेनिंग होंगी तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में 5 संस्थान हैं, जो कि लखनऊ, प्रयागराज, महोबा, आजमगढ़ और बिजनौर में हैं। तो यहीं पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 2 से 3 महीने की हो सकती है और इसके बाद फिर आपको जो है किसी वरिष्ठ लेखपाल के साथ काम करना पड़ेगा और फिर आपको जो है नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और लेखपाल भर्ती अब जो नेक्स्ट डेट है वो 31 जुलाई है। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और ये जो परीक्षा टली है उसकी मुख्य वजह यही है कि सावन माह की कांवड़ यात्रा के चलते राजस्व विभाग में लेखपाल भर्ती के लिए 24 जुलाई को होने वाली मुख्य परीक्षा अब 31 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुताबिक परीक्षा के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखने और अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। इससे पहले यह परीक्षा जो थी वो 19 जून को प्रस्तावित थी। खैर, 2 बार परीक्षा की जो तिथि वो बदल चुकी है, लेकिन इस बार 31 जुलाई नई डेट आई है और 31 जुलाई को अब ये परीक्षा होने जा रही है। अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, शीघ्र ही एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए एक और बहुत ही शानदार न्यूज़ आपके लिए निकल कर आ रही है। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस बार जो पद सामने आ रहे हैं उसमें पदों की संख्या बहुत ही शानदार है। इतनी बड़ी संख्या में पद इसके पहले तो कभी आए नहीं थे। सचिवालय में मुख्य रूप से 3 पदों पर इस समय वैकेंसी है, पद रिक्त हैं। इसमें एक तो समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ का पद है, एक है सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ का पद है और एक है कंप्यूटर असिस्टेंट का पद है। तो आरओ में इस बार जो पदों की संख्या है वो लगभग यहाँ पर 600 है, बहुत ही शानदार। एआरओ में पदों की संख्या भी कम नहीं है, लगभग 250 के आसपास पद हैं और कंप्यूटर असिस्टेंट के भी 170 प्लस पद यहाँ पर रिक्त हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग 1000 पद रिक्त हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आती है इसकी परीक्षा यूपीपीएससी के माध्यम से करवाई जाती है। तो यूपीपीएससी 2022 में आरओ एआरओ का विज्ञापन जो जारी होगा उसमें पदों की संख्या बहुत ही ब्लैकबस्टर है, काफ़ी शानदार है। तो फिलहाल खबर यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि सचिवालय में रिक्त चल रहे सीधी भर्ती के पदों पर ये जो पद हैं इनको जल्द भरा जाएगा और इन पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और ये जो भर्तियां होंगी वो यूपीपीएससी और यूपीएससी के माध्यम से की जाएंगी। बेसिकली आरओ के लिए आपको बता दें, आरओ की जो वैकेंसी होगी
ये यूपीपीएससी के द्वारा भरी जाएगी और कंप्यूटर सहायक की जो वैकेंसी होगी ये यूपीएससी के द्वारा भरी जाएगी। और दोनों को मिलाकर देखा जाए तो आरओ एआरओ में लगभग 1000 से ज़्यादा पद वर्तमान में रिक्त हैं। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी को भेजने का आदेश अनुभाग 1, 2, 3, 4 और 5 के अधिकारियों को दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ के लिए जो पद हैं वो 600 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 250 पद हैं, कंप्यूटर सहायक के लिए करीब 175 पद हैं। तो पदों की संख्या बेसिकली जो है यहाँ पर बहुत ही शानदार है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का सपना ये इस बार पूरा हो सकता है। सहायक समीक्षा अधिकारी ऐसे पद होते हैं जिस पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो डेफिनेटली आपको जो है जो पीसीएस की गरिमा होती है उससे ये पद जो है कम नहीं होते हैं, ना तो सैलरी में ना ही सुविधाओं में। तो ये बहुत ही शानदार बात है और बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपको 2022 में ही देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि नीट यूजी की परीक्षा आज हो रही है। कुल 497 शहरों में 3570 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 18,72,341 उम्मीदवार इसमें इस बार शामिल हो रहे हैं। परीक्षा जो है 2 से 5 बजे तक होगी, बेसिकली 2 से शाम 5:20 तक होगी। और देश की सबसे बड़ी दाखिला प्रवेश परीक्षा में कुल 18,72,341 परीक्षार्थी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। अच्छा, जो लोग पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आसपास हैं या फिर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो लोग पीएचडी प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनकी प्रवेश परीक्षा भी आज ही है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, इसके बाद यूपीपीएससी एलटी ग्रेड कला के 90 पदों पर फंसी नियुक्ति निदेशालय को दोबारा फाइलें भेज चुका है लोक सेवा आयोग। इसके बाद भी अभी इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली बार जब एलटी ग्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, यूपीपीएससी ने पहली बार इसकी लिखित परीक्षा करवाई थी। सिर्फ एक परीक्षा हुई थी 10,768 पदों पर। इसमें एलटी ग्रेड कला के लिए कुल 470 पद थे, जिसमें 192 पद पुरुषों के और 278 पद महिलाओं के लिए थे। आयोग ने इस विषय में ललित कला से स्नातक यानी कि BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और बीएड की अर्हता निर्धारित की थी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों ने भी कला के पद पर आवेदन किया जिनके पास मतलब कि MFA था, जिन लोगों ने बीएड नहीं किया हुआ था, और इसमें से 90 लोग इसमें सेलेक्ट भी हो गए थे। बाद में NCT ने क्लियर किया था कि BFA के आधार पर कला शिक्षक की नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि BFA 4 साल का कोर्स होता है, इसमें ट्रेनिंग भी शामिल होती है। इसी के आधार पर यूपीपीएससी ने दोबारा से निदेशालय को फाइलें भेज दी हैं, लेकिन अभी निदेशालय ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। निदेशालय ने अर्हता के मसले पर शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। शासन से कोई दिशा निर्देश अभी तक मिला नहीं, तो ये प्रक्रिया अभी आगे बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पर जो कला के लिए चुने गए 90 शिक्षक हैं जिन्होंने MFA किया हुआ है और ये लोग शिक्षक बनने के लिए योग्य भी माने जा रहे हैं, लेकिन अभी इस पर अंतिम रूप से निर्णय होने के कारण अभी फ़िलहाल ये मामला जो है वो अधर में अटका हुआ है। और देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन से बड़े पैमाने पर स्वदेश लौटे मेडिकल छात्रों के बारे में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC जल्द फैसला ले सकता है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस बारे में NMC जल्दी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है दाखिल करेगा। इसमें सभी को तो नहीं, लेकिन जिन छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के करीब है उन्हें राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NMC को संभावनाएं तलाश करने के लिए कहा गया था तथा इस मामले पर NMC को ही अंतिम निर्णय करना है। निर्णय लेने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा। हालांकि इसमें विलम्ब हुआ है, लेकिन संभावना है कि अगले कुछ दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। यूक्रेन से 14,000 ऐसे मेडिकल स्टूडेंट भारत लौट कर आए हैं जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। पढ़ाई पूरी होने के करीब थी, लेकिन उसके बाद यूक्रेन में रूस के द्वारा इन्वेजन किया गया, आक्रमण किया गया, फिर ये जो है मामला बना और बहुत सारे अभ्यर्थियों की पढ़ाई छूट गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और इसी के साथ आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और ये जो वीडियो था वो मामला था कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली में वसंत विहार से कक्षा 10वीं की एक छात्रा को किडनैप किया गया और किडनैप करने वालों में उनकी जान पहचान के ही लोग थे। इसके बाद उस लड़की का गैंगरेप हुआ है और मामला जो है वो काफ़ी जो है इसमें संदेहास्पद है। संदेहास्पद
हालांकि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरा जो मैटर है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो अपराधी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेसिकली जो लड़कियां हैं उनको अपनी सेफ्टी को लेकर कुछ रूल्स हैं और उसका फॉलो उनको ज़रूर करना चाहिए ताकि वो खुद को सुरक्षित रह सकें। गर्ल सिक्योरिटी सबसे ऊपर आती है। तो इसी पर कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, देखना चाहें तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।